हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी दे रखी है और उसमें आपको उसकी 10th टर्म और 26th टर्म निकालनी है। तो जब आपको एपी दे रखी है, पहले हम वही लिख लेते हैं 3, 8, 13। तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है आपके पास 8.2, आंसर नंबर 1। देखो आपको जो एपी दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर 3, 8, 13 एंड 18 ऐसे दे रखी है आपको एपी 3, 8, 13 और 18। तो 10th टर्म निकालनी है। अगर आप देखें तो इसमें जो a है वो आपके पास 3 है, d मतलब कॉमन डिफरेंस जो आप निकाल सकते हैं 8 - 3 करके, क्योंकि हमने सीखा था कि जो d निकलता है वो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके निकलता है, तो वो 5 आ जाएगा। नाउ मुझे a 10 निकालना है। तो an का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो वो मेरे पास क्या होता है, a + n - 1 d होता है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो a 10 निकालना है। a की जगह पर मैंने 3 रख दिया, प्लस n - 1 मतलब 10 - 1, d की जगह 5 लिखा। तो यहाँ आ जाएगा 3 + 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। जब दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास a 10 आ जाएगी, कितनी 48 आ गई। तो एक टर्म तो आपकी यहाँ पर निकल गई। उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या निकालना था, 26th टर्म निकालनी है। तो अब वो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। a 26, a की जगह 3 लिखा, n की जगह 26 लिखा और d की जगह 5 लिखा। तो यहाँ आ जाएगा 3 + 26 में से 1 गया 25, इंटू में आपको क्या करना है 5, तो 125 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर 128 आ गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ आपसे कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज़ -81। इस एपी में कौन सी टर्म होगी जो -81 होगी, मतलब n बताना है कौन सा होगा। एंड ऑल्सो इज 0 अ टर्म ऑफ दिस एपी। क्या 0 इस एपी में कोई टर्म हो सकती है, वो भी आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले एपी लिख लो 21, 18 और 15। तो आंसर नंबर 2 है आपके पास 21, 18 और 15। ये आपकी एपी चल रही है, ठीक है। आपको सबसे पहले कह रहा है कि आपको ये बताना है कि 81 -81 कोई टर्म होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 21 है, और जो डी है हमारे पास वो नेगेटिव में है, यहाँ पर -3 है। मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है an लिखो या tn लिखो, देखो बात एक ही है, a + n - 1 d। अब मुझे बताना है -81 इसकी टर्म है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, tn की जगह -81 रख के देख लेती हूँ और यहाँ से इस n की वैल्यू निकाल लेती हूँ। देखो अगर n की वैल्यू होल नंबर आती है तो इसका मतलब -81 जो है वो आपकी टर्म है इस एपी की। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में आती है, डेसिमल में आती है, या किसी भी फॉर्म में आ जाए, बस होल नंबर नहीं है, तो फिर वो -81 उस एपी की टर्म नहीं होगी, ठीक है। नाउ a की जगह 21 रखा, n - 1 ऐसी है, d की जगह -3 रख दिया। अब 21 यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर आके ये 21 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा n - 1 और ये आ गया -3। यहाँ तक क्लियर होगा आपका। उसके बाद अगर अब आप देखें यहाँ पर, तो अगर आप इन्हें प्लस करते हैं तो 1 + 1 2, 8 + 2 10, -102 आ जाएगा। और जो ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, यहाँ पर n - 1 ऐसी ही है। क्लियर? माइनस से माइनस कट हो गया, 3 से इसको कट किया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। तो 34 इज इक्वल्स टू n - 1। यहाँ से n की वैल्यू 35 आ रही है, जो कि एक होल नंबर है। जब ये होल नंबर है तो 81 जो है इसका मतलब इस एपी की टर्म है। तो आप लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर -81 इज द 35th टर्म। वो इसकी 35th टर्म है एपी की। क्लियर? उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या 0 इसकी टर्म है। अब आप क्या करोगे, दोबारा फॉर्मूला लगाओ और वहाँ पर 0 पुट कर दो tn की जगह। तो tn वाला फॉर्मूला था a + n - 1 d। तो अब मैंने यहाँ 0 रख दिया। a की जगह पर वही a वाली वैल्यू रख दो जो कि आपकी 21 थी।
n-1 ऐसी है, डी की जगह -3 आ जाएगा, तो ये 21 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास n-1 और -3 ऐसी है, अब -3 यहाँ पर आके डिवाइड का हो जाएगा, और यहाँ आ गया n-1, माइनस से माइनस कट गया, इससे काटा 7, n की वैल्यू 8 आ गई, उधर चला गया 1 तो प्लस हो गया, n की वैल्यू 8 आ गई। अगेन ये भी आपके पास एक होल नंबर है ना। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि 0 भी इसकी एक टर्म है, देयरफॉर 0 इज द 8th टर्म ऑफ द एपी, उस एपी की 8th टर्म होगी। अगर ये फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में आता है या नेगेटिव में आता है n, तो इसका मतलब वो इसकी टर्म नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सेकंड भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी एंड राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस एपी। आपको इस एपी की nth टर्म निकालनी है, मतलब tn ही आपको यहाँ निकालना है। तो पहले एपी लिख लेते हैं। 11, 8, 5 और 2 है आपके पास, तो 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, ऐसे ये चलता जा रहा है। तो इसमें a अगर आप देखो तो 11 है, d का मतलब हो जाएगा 8 माइनस 11 जो कि माइनस का 3 हो गया। नाउ tn इज इक्वल्स टू में a प्लस n-1 d होता है। तो मुझे यहाँ पर tn तो फाइंड ही करना है ना। nth टर्म मतलब tn फाइंड करना है। a का मतलब हो गया 11, n-1 ऐसी है, d का मतलब हो गया -3। नाउ 11 -3 को अंदर इंटू किया तो -n प्लस 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो nth टर्म है वो निकल के आ गई कितनी, 14 माइनस का 3n। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आपको nth टर्म तो मिल गई। अब आपको इसका रिकर्सिव रूल यहाँ पर लिखना है। तो रिकर्सिव रूल कैसे लिखोगे, देखो tn जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 14 माइनस 3n के बराबर आ रहा है ना। अब 14 है यहाँ पर, और जो इसकी फर्स्ट टर्म थी वो आपके पास 11 थी। तो अगर आप फर्स्ट टर्म में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, देन अगेन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो t1 है वो आपके पास क्या है, 11, यही है ना। तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा था वो -3 का आ रहा है, हर टर्म के बीच में -3 का डिफरेंस है। तो इसका रूल आ जाएगा tn-1, इससे पहले वाली टर्म और -3। मतलब अगर आपको t2 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे t2, तो यहाँ पर 2 - 1 करोगे और -3, तो t1 में से 3 को माइनस कर दो, तो यही तो करोगे। तो यही तो आप यहाँ कर रहे हो, इस t1 में से 3 को माइनस किया ये आ गया, t2 में से 3 को माइनस किया ये आ गया, t3 में से 3 को माइनस किया ये आ गया, ऐसे चलता रहेगा आगे, है ना। तो क्लियर हो गया आपको कि रिकर्सिव रूल इसका क्या निकलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। देखो कह रहे हैं एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। इसका मतलब आपको एक चीज़ यहाँ पर गिवन है, वो क्या गिवन है, यहाँ पर आपको जो एन है वो गिवन है, टोटल जो टर्म्स है वो 50 है, ये आपको पता है। इसमें कह रहा है जो थर्ड टर्म है वो 12 है, इसका मतलब यहाँ पर t3 जो है वो आपको यहाँ 12 दे रखा है, और इसके साथ साथ कह रहा है जो लास्ट टर्म है वो 106 है। तो जब टोटल 50 टर्म्स है तो t50 ही तो 106 होगा, है ना, क्योंकि टोटल टर्म्स ही हमारे पास 50 है। हमसे पूछा है 29th टर्म निकालो, मतलब कि t29 हमको फाइंड करना है। तो एपी नहीं दे रखी है हमें, पर हम इन दो चीज़ से एपी को बना सकते हैं। वो कैसे, हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल्स टू में a प्लस n-1 d। अब मुझे यहाँ पर ये दे रखा है t3 12 है, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर यहाँ पर t3 लिख दिया, a ऐसी है, n की जगह पर मैंने यहाँ 3 लिखा और d ऐसी है, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस का 2d, और t3 मेरे पास 12 है। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली t50 से भी मैंने एक इक्वेशन बना ली, a को ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पर लिख दिया 50 - 1 और यहाँ लिख दिया d, क्योंकि मैं n की जगह 50 पुट कर सकती हूँ। तो ये आ जाएगा a प्लस 49d, और t50 मेरा 106 है, तो ये इक्वेशन मेरी 2 आ जाएगी। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ से a की वैल्यू निकाली, तो 12 - 2d आ गई मेरे पास a की वैल्यू, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया कि पुट इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। नाउ वी यूज इक्वेशन 2 विच इज़ 106 इज इक्वल्स टू में a प्लस 49d।
तो 106 इज इक्वल्स टू, ए की जगह मैंने ए की वैल्यू लिख दी 12 माइनस 2d प्लस का 49d ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 106 इज इक्वल्स टू, ये 12 तो ऐसे ही रहेगा, आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास प्लस का 47d आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करोगे तो। अब पहले मैंने 106 में से 12 को माइनस कर दिया और यहाँ पर 47d ऐसे ही रहने दिया, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा, देन 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ पर 47d ऐसी है। अब मैं यहाँ से अपने d की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो कि आ जाएगी 94 डिवाइडेड बाय 47। अगर आप 47 टू जा देखो तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, 94 ही होता है। इसका मतलब आपका d निकल गया। इस d की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, a निकाल सकते हो। कैसे? आपके पास था a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d, तो a इज इक्वल्स टू में 12 माइनस का 2d था, तो a ऐसी है, यहाँ पर 12 ऐसी है, d की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 2 2 जा 4, तो a मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नाउ मुझे क्या निकालना था, मुझे क्वेश्चन में निकालना था T29, तो T29 मेरे पास क्या होगा, वो होगा a प्लस 28d, एक उससे कम वाला ही होता है। a की वैल्यू 8 है, 28, d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और एक 5, 56 आ गया, ठीक है। बस इन दोनों को आप प्लस कर दो, 8 प्लस 6 14, 5 प्लस 1 6, तो T29 आपका निकल के आ गया, कितना आ गया, 64। क्लियर है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें AP दी हो, कई बार AP नहीं भी देगा और उससे भी हमसे टर्म्स पूछ सकता है, पर उसके अलावा वो जो इन्फॉर्मेशन देगा उससे आप इजीली उसको निकाल सकते हो टर्म्स को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, वट इज़ द सम ऑफ ऑल दिस 2 डिजिट नंबर। ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, आपको ये बताने हैं। तो 3 से डिविजिबल है, हम इसकी AP खुद से बना सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से, 10 2 की टेबल में, 3 की टेबल में नहीं आता, 11 नहीं आता, 12 आता है, तो 12 से शुरू है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, लास्ट आपके पास 99 होता है 2 डिजिट नंबर जो कि 3 की टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको A मिल गया 12, और अगर आप D की बात करो तो वो भी आपको मिल गया 15 माइनस 12 3। आपसे पूछा था हाउ मेनी, तो इसका मतलब आपसे TN पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D, तो TN ऐसे ही रहेगा, हमें नहीं पता, इनको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन हमको पता है कि जो लास्ट वाली टर्म है वो 99 है, और TN का मतलब क्या होता है, इस TN का मतलब ये होता है ये लास्ट टर्म है, तो 99 मैंने यहाँ लिख दिया, A की जगह 12 लिखा, मैंने यहाँ से अपना N निकाल दिया और D की जगह 3 लिख दिया, तो लास्ट टर्म मुझे 99 पता थी, यहाँ पर मैं 12 को ले आई, ठीक है। नाउ N माइनस 1 और 3 ऐसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्ट किया तो 7 और यहाँ आ गया 8, अब ये 3 नीचे आ गया डिवाइड का, यहाँ N माइनस 1 रह गया, तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यहाँ पर प्लस का 1 हो गया, N उधर अकेला रह गया, N आ गया 30, तो ऐसी टोटल 30 टर्म्स हैं 2 डिजिट्स की जो डिविजिबल बाय 3 होती हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, तो लिख देते हैं पहले हम, देयर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। क्लियर? एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, नेक्स्ट में बोल रहा है इनका सम भी आपको बताना है, तो इसका मतलब आपको SN बताना है, तो SN का फॉर्मूला होता है हमारे पास N/2, ब्रैकेट में होता है 2A प्लस N माइनस 1D, यही होता है। नाउ S30, क्योंकि टोटल 30 टर्म्स है, तो 30/2, अब A जो है वो मेरे पास 12 था, N माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1, क्योंकि मैं N की जगह 30 पुट किया है, टोटल 30 टर्म्स होते हैं जो 3 से डिविजिबल होती हैं, और D की जगह भी मैंने 3 पुट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि डिफरेंस 3 3 का ही है, इसको इससे कट किया तो 15 आ गया मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 24, और ये हो गया 29, तो 29 को हमने क्या किया, 3 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 7 और 8, 87 आ गया। नाउ
अब हमने 87 में क्या किया, 24 को प्लस कर दिया, तो 7 + 4 11, 8 + 2 10 + 1 11, तो 15 × 111 आपके पास यहाँ आ गया। तो यहाँ से आपने क्या किया, अपना S30 निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 111,665 आ गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर, तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स which are divisible by 3 is equals to 1665। क्लियर हो गया, ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है हरीश स्टार्टेड वर्क एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5 लाख एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 20,000 एवरी ईयर। एक बॉय है यहाँ पर, उसने क्या किया है, एक काम शुरू किया, तो उसकी साल की जो इनकम थी वो 5 लाख थी और हर साल उसको 20,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था। मतलब पहले साल अगर 5 लाख है तो दूसरे साल कितनी हो जाएगी उसकी, 5,20,000 हो जाएगी। नाउ आफ्टर हाउ मैनी डेज हिज इनकम रीच 7 लाख, कितने साल लग जाएंगे उसकी इनकम 7 लाख होने में, ये आपको बताना है। तो स्टार्टिंग इनकम उसके पास थी 5 लाख, तो आंसर नंबर 6 यहाँ पर लिखते हैं। इनिशियल इनकम थी उसके पास 5 लाख की, देखो पहले हम अपनी एपी बना लेते हैं, और हर साल 20,000 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 5,20,000 हो जाएगी। उसके बाद कितनी हो जाएगी, 5,40,000 हो जाएगी। तो ऐसे ये हर साल 20,000 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो अगर आप इसमें ए देखो तो वो आपके पास है 5 लाख, और अगर आप इसमें डी देखो तो वो आपके पास है 20,000, क्योंकि हर साल 20,000 का फ़र्क आ रहा है। नाउ हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है a + n-1d। तो मुझे बोल रहा है कि 7 लाख कब होगी, तो यहाँ तो मुझे 7 लाख लिखना पड़ेगा, ए की जगह मैंने 5 लाख लिख दिया। एन मतलब ये नंबर ऑफ ईयर्स है यहाँ पर, तो प्लस एन नहीं पता कितने साल में होगी 7 लाख, डिफरेंस मेरे पास 20,000 है। ठीक है, अब ये 5 लाख दूसरी साइड जाके माइनस के हो जाएंगे। देखो कई बार हमें ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम ये 7 लाख टी एन के नीचे क्यों लिख रहे हैं। देखो आपको ये बताना है कितने साल में 7 लाख होगी, तो नंबर ऑफ ईयर्स बताने हैं, तो इसका मतलब एन बताना है ना। तो टी एन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ए डी ओ टी एन आपको पता होना चाहिए, तो उन्होंने टी एन आपको दिया है इसीलिए। क्लियर, अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू में n-1 और ये आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख, क्योंकि 2 लाख का ही फ़र्क है। नीचे मैंने लिख दिया 20,000, यहाँ आ गया n-1, 4 0 से 4 0 काट दी, इसको इससे काट दिया, तो 10 + 1 हो गया, वहाँ माइनस का था इधर आके, तो n आ गया 11। तो इसका मतलब उसकी जो 7 लाख की सैलरी है ना वो 11th ईयर में होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं हरीश इनकम रीच्ड ₹7 लाख इन दी 11th ईयर, क्योंकि हर साल सिर्फ 20,000 ही बढ़ रहे हैं, तो 11 साल लग जाएंगे उसे 7 लाख पे पहुंचने के लिए। क्लियर हो गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। A child arrange marbles in row so that the first row has 1 marble, second row 2 marble, third row 3 and up to 25 row। एक चाइल्ड है, वो क्या कर रहा है, रो में मार्बल्स को अरेंज कर रहा है, हर रो में एक मार्बल रख रहा है। फर्स्ट रो में फर्स्ट, सेकंड रो में सेकंड 2 सेकंड, थर्ड रो में 3 मार्बल्स, फोर्थ में से टोटल 25 रो हैं। हाउ मैनी मार्बल्स डज द चाइल्ड यूज़ इन ऑल, टोटल कितनी मार्बल्स हैं उसके पास, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहली बात, अगेन यहाँ पर एक एपी की सीक्वेंस बन पा रही है, 1 2 3, फर्स्ट रो में 1 है, सेकेंड रो में 2 मार्बल्स है, 3 है, फिर 4 है, ऐसे चलता जा रहा है। 25 रो में 25 मार्बल्स होंगी। ठीक है, आपसे कह रहा है हाउ मैनी मार्बल्स डज द चाइल्ड यूज़ इन ऑल, आपको टोटल मार्बल्स बतानी है, तो इसका मतलब आपको सम बताना है ना। अब यहाँ एपी वगैरह वो मत निकाल लेना, टीएन वगैरह, हाउ मैनी टोटल मार्बल्स बतानी है, तो सम बताना है। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, यही होता है। तो मुझे पता है 25 रो है तो S25, n की जगह 25 आ गया, a की जगह 1 आ गया,
n की जगह अगेन 25 आ गया। d भी 1 ही है क्योंकि हर रो में एक ही मार्बल इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये आ जाएगा 25 अपॉन में 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा 24 बचेगा, उसको 1 से इंटू करोगे 24 ही आएगा। तो 25 अपॉन में 2 इंटू में 26 आ गया, कट कर दिया तो 13 आ गया। तो इसका मतलब 25 को 13 से इंटू करोगे तो आपके पास 325 आ जाएगा। तो S25 निकल गया आपका 325। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द चाइल्ड यूजेस 3 to 5 marbles in all। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कंप्लीट हो गया। अब हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 8.2। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जीपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास 10th का चैप्टर है जो आपको इस साल क्लास 9th में ही मिल गया, तो आपको इसको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो क्लास 10th का भी ये चैप्टर चैनल पे अपलोड हो रहा है, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो आप वो वाले क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वो सिर्फ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हैं, आपके लिए भी काम आएंगे। तो जो भी आपको क्लास 10th में एपी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं आप उन्हें भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये चैप्टर आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाए, ताकि आपको 10th में जाके आगे कहीं दिक्कत इस चैप्टर में दोबारा ना आए और वहाँ पर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। तो इसी चैनल पे, मेरे चैनल पे ही आपको 9th में तो मिल ही रहा है ये चैप्टर, 10th क्लास का भी एक अदर बुक से मैं इस चैप्टर को अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। कहीं पर आपको दिक्कत लगे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, और हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ हमें फॉलो कर लो। वहाँ पर आपको जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं 9th की 10th की उसकी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।